हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश इशवाल। वेलकम डियर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में यहाँ पर क्या देखेंगे? आज की इस लेक्चर में यहाँ पर अपने देखेंगे, आज पहली बात तो अपने कोई क्लास नहीं लेने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश की कोई क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, जियोग्राफी या कोई पॉलिटिक्स की। तो दोस्तों आज की इस अपने क्लास के अंदर क्या देखेंगे? आज की क्लास में देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस। वैसे तो अपने क्या कह सकते हैं कि यूट्यूब पर या फिर अदर सोशल मीडिया है तो उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा अपने यूपीएससी का भी, ऐसे तैयारी करें, ऐसा ये सिलेबस होता है, ये सिलेबस होता है। पर दोस्तों आपने उसमें से एक चीज देखी होगी, उसमें क्या होता है, सिलेबस जरूर दिया हुआ है, वो सारा का सारा सिलेबस ऐसे दे दिया है, एक लाइनों में लिखकर दे दिया, 2-3 लाइनों के अंदर पूरी हिस्ट्री का कवर कर दी, 2-3 लाइनों में पूरी जियोग्राफी कवर कर दी, 2-3 लाइनों में पूरा यहाँ पर इकोनॉमी कवर कर दी। अपने को टॉपिक नहीं बताइए, अभी टॉपिक कौन से पढ़े, ऐसे तो बहुत ब्रॉड एरिया हो जाएगा ना यूपीएससी के सिलेबस का। तो अपने को पता होना चाहिए टॉपिक कौन कौन सी करनी है। तो टॉपिक के बारे में बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो तो एक याद करना भी आसान हो जाता है। अपने को पता चलता है भी ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है, तो अपने भी एक संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है, टुकड़े देखने को मिलते ही नहीं है, तो हम करें क्या से? तो इसी के इन क्वेश्चनों के बेस पर ही अपने ये लेक्चर को बना रही हैं, ये वीडियो को बना रही हैं भी। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आपको पता चल जाएगा भी ये अपने को पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो इस बेस पर अपने ये सिलेबस एनालिसिस की क्लास को ले रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो आइए अब बनते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रीलियम का। इसके बाद में मेंस का एग्जाम देखेंगे भी, मेंस के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको इन क्लासेज में मिल जाएगी टोटली। आपके जो भी अदर क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, और बाकी मेरे को जैसे लगता है भी हाँ ये क्वेश्चन स्टूडेंट की काम का है या ये टॉपिक काम का है, तो उसके ऊपर मैं जरूर क्लास लूँगा, जरूर लेक्चर लूँगा, जिससे आपकी तैयारी और बूस्ट हो सके और ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों अपने यहाँ पर देखते हैं प्रीलिम्स यूपीएससी सिलेबस। इसके बारे में आपको अगर कोई और भी जानकारी जैसे हल्के फुल्के फॉर्म वगैरह की या कोई और वगैरह होती है जानकारी, तो वो भी मैं यहीं पर देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स यूपीएससी सिलेबस क्या होता है। यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या थी 2022 के अंदर, 22 फरवरी 2022, ठीक है। ये थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। ये 2022 के अंदर क्या थी, अंतिम तिथि क्या थी फॉर्म फिल करने की, जहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं तो 22 फरवरी थी, ठीक है, फॉर्म फिल करने की। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो अब कहोगे कि सर फॉर्म भरने की तिथि कब होती है? 1 महीना पहले मान लो भी, ठीक है। फरवरी के महीने में फॉर्म भरे जाते हैं और एंड भी इसी महीने में हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरना हो तो फरवरी के महीने में होता है स्टार्ट, ठीक है। फिर प्रीलियम एग्जाम डेट, यानी प्रीलियम्स एग्जाम होता कब है, प्री एग्जाम कब होता है? प्री एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर 5 जून को, यानी 19-20 आगे पीछे हो सकता है, बाकी जून के महीने में होता है प्री एग्जाम। मान लो कोई महामारी आ गई या कोई अदर कोई इशू हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 5-10 दिन या 15 दिन ऐसे हो सकता है, बाकी सेम यही रहेगा जून के महीने में, ठीक है। फिर प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 एग्जाम होते हैं यहाँ पर प्री का। पहली बात तो ये कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो कहोगे सर एग्जाम नहीं है तो और क्या है? ये एग्जाम नहीं है दोस्तों, ये ऐसी है भी कचरा छानने की मशीन है ये, ठीक है। यहाँ पर मशीन लगी हुई है, ये कचरे को छान रही है। ऐसे कैसे मजाक कर रहे हो सर? मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि क्या पता तुक्के से हो जाए, क्या पता तुक्के से आईएएस बन जाए। तो बनने वाले तो है नहीं, आपको पता है, जो सीरियस करने वाला होगा, स्टडी करने वाला होगा वही आईएएस बनेगा, इससे तो बनने वाले है नहीं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे एंजॉय करने वाले भी होते हैं, वो भी अपने आप को ऊंचा बढ़ाने के लिए ना यूपीएससी का ये से एग्जाम को फिल कर आते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि हम भी क्या पता लग जाएं, हो सकता है तुक्के से लग जाएं, तो इतना पड़ा है क्या पता हो ही जाए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं या अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे अलग हो जाते हैं छनकर, और जो बच्चे सीरियस स्टडी करने वाले होते हैं वो ही आगे जा पाते हैं। तो सरकार ने अब इतने बच्चे होते हैं, 10 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं यहाँ पर, तो 10 लाख के अराउंड यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं यूपीएससी के। अब इतने बच्चे इस आगे कैसे मेंस में जाएंगे? तो इनको छानने के लिए क्या करेंगे, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो आगे चले जाएंगे और जो सीरियस नहीं होंगे वो छनकर पीछे हट जाएंगे। तो ये प्री का एग्जाम एक फिल्टर है, ठीक है। यहाँ से फिल्टर यानी अच्छे बच्चे आगे चले जाएंगे और जो नहीं पढ़ने वाले होंगे ये वो यहीं पर ही ऊपर ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं। यहाँ पर कौन से 2 एग्जाम होते हैं? जीएस 1 और जीएस 2। तो ये जीएस क्या होता है? जीएस का ही एक फंडा है, ठीक है। तो जीएस का नाम क्या होता है? जर्नल एंड स्टडी। जर्नल स्टडी का मतलब क्या होता है? सामान्य विज्ञान,
है ना। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान क्या होता है, जो अपने डेली वाइज अपने यहाँ पर आसपास में जो भी घटित हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है, उसके बारे में अवेयरनेस होना अपने को, यानी कि कल क्या हुआ था, प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, क्या योजनाएं बनी है, क्या नहीं, तो अपने देश के बारे में अपने को पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसे कहते हैं जनरल स्टडी। यानी कि आपको इसके अंदर PhD नहीं करना है, बस हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए भी हाँ इससे हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके अंदर दोस्तों क्या आएंगे, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, और GS2 में 80 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 100 एंड इधर 80 क्वेश्चन। तो पहले एक साइड की बात कर लेते हैं ना दोस्तों, एक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चलो दोनों साइड में ऐसे कर लेते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे GS1 के अंदर, एंड इधर आएंगे 80 क्वेश्चन। तो ये होगा 200 मार्क्स का एग्जाम, एंड ये होगा 200 मार्क्स का एग्जाम। मतलब क्या है, ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर आगे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये भी, और ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको चुनना होगा। फिर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, इधर भी होगी नेगेटिव मार्किंग 1/3। अब कई बच्चों को ये भी सवाल रहता है कि 1/3 क्या होता है। 1/3 का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो जिसके अगर आप 3 क्वेश्चन लगातार गलत कर देते हो, 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, यानी कि 3 तो आपके वो गलत है वो कट गई, और चौथा जो सही होगा वो भी कट जाएगा, इसे कहते हैं 1/3। फिर टाइम होगा 2 घंटे का, और इधर भी होगा टाइम 2 घंटे का, सेम ही है दोस्तों। यहाँ पर बस है इधर 80 क्वेश्चन है, उधर इधर यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, यही फर्क है। तो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सर ये एग्जाम कैसे, ये एग्जाम दोस्तों पूरा 100% श्योर होकर नहीं कह सकता हूं, बट इतना पता है कि ये एग्जाम एक दिन के अंदर होगा, ठीक है। एक दिन के अंदर कैसी होगा, जैसे इसका टाइमिंग रहेगा यहाँ पर 9:30 से 11:30 के अराउंड। तो ये एग्जाम आपका 9:30 से 11:30 हो जाएगा, ठीक है, GS1 का। एंड जो GS2 का होगा ये अराउंड होगा 2:30 से लेकर 4:30, ये टाइम होगा दोस्तों इसका। ये सुबह का, यानी कि ये सुबह का टाइमिंग हो गया AM, और ये PM हो गया, ठीक है। तो ये इसका एक दिन के अंदर दोनों पेपर होते हैं। तो आपको ये जानकारी मिल गई हुई होगी कि यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह की ये सारी जानकारी मिल गई। GS2 के अंदर ये होता है, एक दिन के अंदर एग्जाम होंगे, ये फॉर्म भरने की तारीख आपको पता चल गई है। अब इसके बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं, इन दोनों की क्या सब्जेक्ट आएंगे इसके बारे में, तो वो अपने बात करते हैं, वो आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने पार्ट 2 के अंदर। इस पार्ट में अपने यहाँ पर क्या देखेंगे, इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट GS1 और GS2 के सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है। तो अपने प्री एग्जाम के यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं। तो GS1 के सब्जेक्ट, एक बात आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर चलूंगा। हिंदी वाले को हिंदी समझाएगी, इंग्लिश वाले को इंग्लिश समझाएगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको समझने में परेशानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है हिस्ट्री आपको सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, जर्नल साइंस, जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी हो गया, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर GS2 जो पेपर होता है, GS2 दोस्तों आपको एक बात बताना भूल गया था लास्ट पार्ट के अंदर, कि GS2 पेपर होता है उसी को CSET कहा जाता है। CSET का मतलब क्या होता है, CSET का मतलब होगा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है CSET, CSAT की सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि क्या है, ये आपके दिमाग को चेक करने के लिए लिया जाता है कि ये जो पर्सन है ये सिविल सेवा के योग्य है भी या नहीं है ये कैंडिडेट। तो ये बस आपको ऐसा है भी पासिंग मार्क्स ही लाने होते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था जैसे कि ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 33% ही लेने होंगे ओनली, मात्र इस एग्जाम में, ठीक है। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, इन दोनों पेपर के यहाँ पर मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें से 33% ही लेने होते हैं। तो आगे देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है बोधगम्यता। बोधगम्यता क्या होती है भाई, बोधगम्यता जैसे आपने बचपन में पैराग्राफ सोल्व किए थे, वैसे पैराग्राफ होंगे, हार्ड होंगे, इतने इजीली नहीं होंगे, पैराग्राफ होंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे, उनको सोल्व करना जो पूछा है उसी के हिसाब से।
मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगी। मैथमेटिक्स और रीजनिंग कोई एडवांस लेवल की नहीं होगी, 10th लेवल तक की होगी, आप इजीली इसको सोल्व कर दोगे। तो ये दोनों पेपर बेसिक क्वालिफाई, ये वाला क्वालिफाइंग नेचर का है और इधर वाला भी यहाँ पर होते तो दोनों के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं इन दोनों पेपर के, बट आपको आगे मेंस में जाने के लिए इन दोनों को सोल्व करना ही होगा, उसके बाद में मेंस एग्जाम में जा पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस छलनी से गुजरना होगा, इस छलनी को यहाँ पर चलना होगा, आपको एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में उभर कर आगे बढ़ना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में अपने सिलेबस का डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब आगे अपने देखते हैं यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस जो आप वैसे आप इंटरनेट पर देखते हो या फिर कहीं और से देखते हो तो वही है सिलेबस। आपको कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलना है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। ये भी आप पहले नोट करिए, इसके अंदर भी कोई राज है तभी मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, प्लस इसके जो मैं टॉपिक करूंगा आगे सब डिवीजन करूंगा वो भी आपको लिखनी है। पहले आप ये लिख लीजिए। तो इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट क्या आता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक गणनाएं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन अपने देखते हैं। मतलब क्या है, सीधी सी बात क्या है, अपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो भी घटनाएं हैं, जो भी यहाँ पर न्यूज वगैरह देखते हैं तो वो है, यानी कि न्यूज है, सीधी सी बात है ये है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंग्लिश को भी साथ में रखोगे। हिंदी के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी तो इंग्लिश आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है, तो साथ में आप क्या करोगे, इंग्लिश को भी साथ में रखोगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेकर चलोगे, दोनों ही मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, तो ये नोट जरूर करना है आपको। सेकंड नंबर देखते हैं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पर जरूर ध्यान देना है, कहाँ पर भारत है, कहाँ पर विश्व है, कहाँ पर भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास है तो इतिहास को कौन सा भाग पढ़ना होगा, तो ये एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर अपने को बहुत ही गहरे ध्यान से यहाँ पर सिलेबस को देखना है। ठीक है, फिर आगे थर्ड नंबर पर भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो दोस्तों, इसके अंदर इतना डिफाइन अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन जब अपने यहाँ पर इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश से और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत और यहाँ पर विश्व की जियोग्राफी पढ़नी है अपने को, भूगोल पढ़ना है। फिर आगे फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि भारत और विश्व की अपने को कौन कौन सी जियोग्राफी पढ़नी है, यहाँ पर फिजिकल, यहाँ पर फिजिकल सोशल इकोनॉमिक, तो ये अपने को यहाँ पर जियोग्राफी पढ़नी है। तो जियोग्राफी को कई भागों में डिफाइन किया है ना, तो जैसे यहाँ पर फिजिकल सोशल इकोनॉमिक, तो ये आपको भाग पढ़ने हैं। ठीक है, अब आगे 4 नंबर, भारतीय राज्यतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे। तो आगे देखिए यहाँ पर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशू एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये नोट करना है। फिर आगे अब आप एक बार समझने पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, जहाँ पर मैं बोलूँ कुछ वहाँ पर ही समझिए, आप बस नोट करते चलिए इसको, बाकी जो सब डिवीजन करेंगे इसके उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। 5 नंबर है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। तो आगे यहाँ पर देख लेते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। तो दोस्तों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर। आगे दोस्तों देखते हैं अपने 6 नंबर है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, यानी कि आपको इसमें पीएचडी नहीं करने बैठ जाना है। कोई टॉपिक के अंदर अच्छा लग गया तो आपको सिर्फ हल्का फुल्का पढ़ना है, नॉर्मल जानकारी। ठीक है, जर्नल इशू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, दे डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आपको हल्के फुल्के पढ़ना है, बस आपको जितनी रिक्वायर है उतना ही पढ़ना है। फिर आगे सामान्य विज्ञान, जर्नल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो दोस्तों ये आपको मैंने वो बताया है जो आपकी कहीं से भी किसी भी सोर्स से आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इसमें सब डिवीजन में आपको डिवीजन कर देना है इसके भी। अब जैसे ये है बायो में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो अब आगे इसका डिवीजन कर देंगे और छोटा कर देंगे। तो अब अगले नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने क्या देखेंगे, इस पार्ट में यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को अपने क्या किया है, हिस्ट्री पहले तो अपने देख लिया कि सारा सिलेबस क्या है, लेकिन अब एक एक सब्जेक्ट को लेंगे और इसको बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन सी हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो 3 भागों में इसको डिफाइन कर दिया है। तो तीनों का अब सिलेबस भी अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पर है एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है। और सेकंड नंबर क्या पढ़ना है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ना है, पीरियड वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, थर्ड नंबर पढ़ना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, एंड 4 नंबर पढ़ना है कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। 5 नंबर है भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक, इंडियन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो दोस्तों ये आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा, सल्तनत काल, मुगल काल की प्रमुख टर्मिनोलॉजी पढ़नी होगी। सल्तनत काल, मुगल काल की प्रमुख टर्मिनोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, टर्मिनोलॉजी क्या होता है, जैसे कोई भी एक काल होता है ना, जैसे समय चल रहा होता है, तो समय के अंदर कुछ विशेष वस्तुओं को विशेष नाम से पुकारा जाता है, तो उसी को कहते हैं टर्मिनोलॉजी। तो आपको ये सल्तनत काल और मुगल काल की टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। एंड अब आगे अपने रह गया है एक पार्ट मॉडर्न का, तो वो आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, यहाँ पर है ब्रिटिश काल की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां आपको पढ़नी होगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। एंड सेकंड नंबर क्या पढ़ना है आपको, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक पुनः जागरण, यानी कि पुनः जागरण कब हुआ था भारत के अंदर, ये वाली चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। सोशल एंड रिलीजियस रेनेसेंस ऑफ इंडिया। फिर आगे पढ़ना है आपको 3 नंबर पर राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, फिर 4 नंबर पढ़ना है ब्रिटिश काल के दौरान पारित विभिन्न चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश काल था ना जब चार्टर अधिनियम हुए थे 1813 के अंदर है, और ये वाले आपको जितने भी चार्टर अधिनियम है वो सारे आपको याद करने हैं। वेरियस चार्टर एक्ट पास्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। एंड 6 नंबर यहाँ पर 5 नंबर पढ़ना है विविध के अंदर 1 वर्ष तक खोजी गई विभिन्न पुरातात्विक स्थल एवं साक्ष्य, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न आयोजन, यानी कि 1 साल के अंदर जो भी चीजें खोदी गई है पुरातात्विक स्थल वगैरह, या कोई ऐसी घटना ही होती है 1 साल के अंदर, जिस वर्ष आपका एग्जाम होगा या कोई मंत्रालय ने कोई आयोजन किया है उस स्थान पर, तो वो भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सीधी सी बात है, करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो आपके सामने आ जाएगी। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों आप पहले स्क्रीनशॉट लें इसका, एंड अब आपको ये टॉपिक सारे पढ़ने होंगे हिस्ट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा हिस्ट्री के अंदर टॉपिक क्या है। अब आगे बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं अपने इस पार्ट में जियोग्राफी। अपने हिस्ट्री की बात कर ली है, हिस्ट्री के बाद में अपने बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में अपने को क्या पढ़ना है, देखिए दोस्तों जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, भारत के बारे में सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज अबाउट इंडिया, यानी कि भारत के बारे में सामान्य ज्ञान कैसे। तो दोस्तों जो 6 से लेकर 12 तक की बुक्स होती है सामान्य, यानी कि भारत के बारे में जो भी जियोग्राफी की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, अक्षांश, देशांतर या हल्के फुल्के इधर उधर की, तो वो जानकारी होनी चाहिए, यानी कि वो नॉलेज आपको चाहिए सामान्य। फिर भारत की नदियाँ एवं अपवाह प्रतिरूप, रिवर एंड रन ऑफ पैटर्न ऑफ इंडिया। एंड 3rd नंबर पढ़ना है भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा। कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसको डिफाइन किया होता है अलग अलग पार्ट के अंदर। जैसे जियोग्राफी है तो जियोग्राफी को अलग अलग पार्टों में डिफाइन किया है, जैसे कि नेचुरल हो गई, वेजिटेशन हो गई, या फिर ओशियनोग्राफी हो गई। तो अलग अलग कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके कई पार्ट होते हैं, तो आपको थोड़ा अवेयर होकर कोई भी स्टडी करो तो थोड़ा अवेयर होकर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मृदा,
क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सोइल ऑफ इंडिया। फिर आगे आता है 4 नंबर जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। विविध के अंदर है 1 वर्ष तक आने वाले विभिन्न तूफान, चक्रवात और समसामयिक मुद्दे। रही बात विविध की, विविध के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप करंट अफेयर को साथ साथ में देखते रहोगे, ठीक है। आप करंट अफेयर को बिल्कुल भी टच के अंदर रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। करंट अफेयर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रही बात समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान की, तो इसके अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पर है समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान में सारे टॉपिक आपको नहीं करने हैं, जो यूपीएससी में पूछे हैं वही करने हैं। अगर समुद्र विज्ञान आ गए तो बहुत बड़ी हो जाती है, जलवायु विज्ञान बहुत बड़ी है, तो कोई भी चीज़ के फुल अपने को पीएचडी नहीं करनी है। आपको जर्नल, यानी कि ये जर्नल नॉलेज है ना, जर्नल जीएस के पेपर हैं, तो यानी कि आपको एक बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए, उतनी ही स्टडी करनी है। अगर बैठ के पीएचडी करने हैं तो वो सिलेबस बहुत है, नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने यहाँ पर जियोग्राफी के बारे में हो चुका है, अब चलते हैं इकोनॉमी एनवायरनमेंट के बारे में। तो दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर पारितंत्र। तो इसके अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सबसे पहला पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र यानी पारितंत्र भी कहते हैं इसको यहाँ पर, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने हैं। फिर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। फिर 4 नंबर पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर विविध के अंदर क्या पढ़ना है? 1 वर्ष के विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलन और पर्यावरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समसामयिक मुद्दे, यानी कि जो भी पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं आपके इस वर्ष के अंदर वो आपको पढ़ने हैं। फिर या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया है, पर्यावरण के ऊपर कोई कानून बनाए या कोई और चीज़ है, तो वो आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आप इन टॉपिकों को कवर कर लेते हो ना, तो ये जीएस के लिए इनफ है, ठीक है। तो आपको बस ये जो टॉपिक बताई जा रही हैं ये आप कवर कर लीजिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप कहेंगे कि सर सारा का सारा सिलेबस ही बता दिया। यार सारा का सारा सिलेबस ही बताना है मेरे को तो, ठीक है, पर बात है अभी छोटे टुकड़ों में डिफाइन करके बताना है। अब सिलेबस ही इतना है तो इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, इसको कट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। तो मेरा काम है आपको जो भी सिलेबस है इसके टॉपिक को डिफाइन कर कर आपको जितना छोटा हो सके वो सारा आपको बता दूँ। अब आगे अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब इस पार्ट में यहाँ पर देखेंगे पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर अपने को क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये हम जानेंगे इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो पॉलिटी के अंदर देखते हैं दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, अनुसूचियां, की फीचर्स, प्रीएम्बल एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद करनी है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पॉइंट ये है। सेकंड नंबर है मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये तो आपको पता ही है कि ये तो आपको याद होनी चाहिए। 6 to 12 आप बुक्स पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपके सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में एडवांस बुक पढ़ना, एडवांस बुक्स की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फिर आगे चलते हैं। भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, न्यायपालिका, जुडिशरी। 5 नंबर पर है लोक नीति, संवैधानिक जागरूकता और आधिकारिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस एंड ऑफिशियल इश्यूज, ठीक है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर स्टडी करनी है इन पॉइंटों की। 6 नंबर है विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की नीतियाँ एवं कार्यक्रम, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो ये जो भी मंत्रालय होते हैं आपके बुक्स के अंदर दिए होंगे। लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से, तो मैं तो बेस्ट मानता हूँ। अगर आपके हिसाब से कोई और बुक पढ़ रही हो, डीडी वासु थोड़ी सी कठिन है, बाकी अच्छी है बुक वो भी, तो आप कोई भी बुक ले सकते हो। तो उनके अंदर मंत्रालयों की यहाँ पर रिपोर्टें होंगी, विभागों की नीतियाँ और कार्यक्रम होंगे, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर आगे 7 नंबर है प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय एवं संस्थाएं, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस,
और विविध में आप क्या पढ़ोगे यहाँ पर 1 वर्ष की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और न्यायालय के निर्णय। तो ये तो आप करंट अफेयर पर डिपेंड रहोगे, इसकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, अदर सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने क्या देखने वाले हैं, इस पार्ट में यहाँ पर अपने देखेंगे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में यहाँ पर एक अंतर याद रखना, यहाँ पर इंडिया लगाओ तो इंडिया की इकोनॉमी होगी, एक इकोनॉमिक्स होती है, एक होती है इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र अलग अलग चीज होती है, तो आपको पॉइंटों पर ध्यान बहुत देना है। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी है, ये इंडियन इकोनॉमी में आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने होंगे, यहाँ पर मुद्रा बैंकिंग एवं पूंजी बाजार, मनी बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट पढ़ना होगा, फिर राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, एंड फिर बाद में 3rd नंबर है विदेशी व्यापार, विनिमय एवं सहायता, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज एंड सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, फिर आगे प्रारंभिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित सरकार की योजनाएं एवं नीतियां, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एटसेट्रा। आगे देखिए यहाँ पर विविध के अंदर क्या पढ़ना है, 1 वर्ष का राजकोषीय आय का आंकलन, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाएं, समसामयिक आर्थिक घटनाक्रम, ये तो करंट अफेयर है सीधा सा आपको। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, योजनाएं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो ये है, योजनाएं पढ़नी है आपको, बजट पढ़ना है, इकोनॉमी सर्वे। योजना कहाँ से पढ़ोगे आप, योजना एक मैगजीन भी आती है, या फिर आपकी कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना ही नहीं है आपको। फिर बजट है, बजट आपको याद करना है, और इकोनॉमिक सर्वे। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको ये सारा पढ़ना है। तो अब आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा दोस्तों आपको फास्ट इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मैं अब इतने के अंदर यहाँ पर रुकूंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा जैसे एक नॉर्मल वे के अंदर बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, पर आपको जैसे रोककर वीडियो के अंदर सारा लिख लेना है। बस मैं जितनी देर बोलूँ उतनी देर आपको यहाँ पर समझना है, बाद में तो सारा, अब जैसे स्क्रीनशॉट का आपको मौका दिया तब तो आपको सारा लिखना ही है। ठीक है, रोककर वीडियो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, टाइम बहुत लग जाएगा। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, कौन से अपने कवर करने हैं। जैव प्रौद्योगिकी आपको कवर करना है, यानी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, ये वाला पॉइंट कंप्लीट करना है आपको। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं कार्यक्रम, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स, विविध के अंदर 1 वर्ष का प्रमुख घटनाएं, और जो भी रिसर्च हो ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना है। इसके अंदर पहले भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई यहाँ पर PhD नहीं करनी है आपको बैठकर, आपको सिर्फ जो न्यूज के अंदर चीज चल रही है। अब जैव प्रौद्योगिकी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्या पढ़ोगे आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसके बारे में क्या पढ़ोगे, इसके अंदर तो पूरा ग्रंथ हो जाएगा, कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे इससे, तो इतना पढ़ोगे तब। आपको सिर्फ वही टॉपिक कवर करने हैं जो आपके, पहली बात तो आपके यूपीएससी के सिलेबस में है। अब ये सिलेबस के अंदर है तो इसमें से भी कौन सा पढ़ना है, वो जो न्यूज के अंदर है। न्यूज के अंदर अब चल रहा है कोई बायोटेक्नोलॉजी, या कोई जैसे यूरोप ने या कोई रिसर्च की है या कोई चीज चल रही है, तो उसके ऊपर हल्का फुल्का इधर उधर की बातें आपको याद रखनी है। ऐसे नहीं कि कहीं पर बायोटेक्नोलॉजी की एक बुक ले ली और उसको ही कवर करने बैठ के बाकी छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ आपके यहाँ पर करंट में चल रही है वही चीज़ आपको याद करनी है इनमें से। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने यहाँ पर देखते हैं जर्नल साइंस। जर्नल साइंस के कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी, काइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीजेज एंड आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बात हो गई अपने साइंस के टॉपिक की। ठीक है, फिर जनरल नॉलेज के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं, मेजर नेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ना है, मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है। विविध के अंदर क्या पढ़ोगे आप, जो भी घटनाक्रम होता है 1 साल का वो पढ़ लोगे। ठीक है, फिर करंट अफेयर में क्या पढ़ोगे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड इंटरनेशनल।
तो ये आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंदर ये चीज़ें आप कवर करोगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा। यहाँ पर पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा कि ये टॉपिक्स आपको GS 1 के लिए कवर करने हैं। एंड टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसे लगता है कि इतना सारा याद कैसे करेंगे, ये तो अकेला GS 1 है, तो बाकी के कैसे करेंगे, मेंस के कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे इजी वे के अंदर मैं बताता हूँ। जैसे ये टॉपिक हो गए और मेंस के जो भी टॉपिक होंगे दोनों को मिक्स करोगे, जो टॉपिक मिले तो वो तो आपका सेम हो गया, वो तो आपका कॉमन हो जाएगा। बाकी अदर टॉपिक तो आपको करने पड़ेंगे। और बाकी इतना थोड़ी है कि आपको इसमें PhD करना है, GS की है, आपको हल्का फुल्का पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में सामान्य जानकारी लेनी है और जो ऑप्शनल पेपर होगा मीन्स के अंदर उसके बारे में थोड़ी सी डेप्थ के अंदर जानकारी लेनी है। इसके अंदर तो एक बार जैसे कोई भी बुक्स है तो बुक्स के अंदर एक बार बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए और बाद में 3-4 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इतना भी ज़्यादा नहीं है, टॉपिक ज़्यादा देखने में लग रहे हैं, बाकी जिसने करना होगा वो तो कर लेगा दोस्तों। और रिक्वायरमेंट है तो अब करने तो पड़ेगी, अपने कम करने से तो होगा नहीं। एंड बाकी ये GS 1 का हो गया है। और C-सेट का अपने नेक्स्ट करते हैं, C-सेट का अब दूसरे पार्ट के अंदर करते हैं। तो ये GS 1 का सिलेबस हो चुका है, C-सेट का करेंगे, फिर मेंस का करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं बाद में।